वाकई में सोचनीय एक प्रश्न है और इस पर सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसका समाधान क्या है। क्योंकि अगर स्वच्छ वायु ही नहीं होगी या सही खुली हवा में आप सही से सांस भी ना ले पाएं तो बाकी जो चीज़ें हैं वो बेईमानी हो जाती हैं। आज हम भी इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। संदीप आजाद जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संदीप आजाद जी आपका स्वागत है। ए.के. गौड़ जी हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद हैं। ए.के. गौड़ जी आपका स्वागत है। राकेश सिंह परमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राकेश सिंह परमार जी आपका स्वागत है। और थोड़ी देर में सुमित गौड़ जी भी कांग्रेस पार्टी की ओर से हमको ज्वाइन करेंगे। संदीप जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं, चूंकि बहुत लंबे समय से हम लोग देख रहे थे कि सदन के अंदर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर राजनीतिक तौर पर मतभेद होते हैं और उस पर खूब हो हंगामा होता है, लेकिन एक ऐसा विषय जो कि आज राहुल गांधी जी ने उठाया जिसमें प्रदूषण पर वो ये चाह रहे हैं कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कोई ब्लेम गेम ना हो, ये बताया जाए कि आगे आने वाले 4 से 5 साल का रोड मैप क्या है और कोई ऐसी ठोस रणनीति बनाए कि कम से कम शुद्ध हवा जो लोगों को चाहिए वो मिल सके। कैसे देखते हैं इसको आप? बिल्कुल आयुष जी, एक बार संसद के अंदर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि इस देश में सत्ताएं आएंगी जाएंगी, पार्टियां रहेंगी नहीं रहेंगी, सत्ता का खेल चलता रहेगा, लेकिन इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, देश जिंदा रहना चाहिए। इसी कड़ी में एक अच्छे मुद्दे के ऊपर चर्चा के लिए सरकार ने भी तुरंत, जैसे ही देश के लीडर ऑफ अपोजिशन ने इस मुद्दे को कहा कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, सरकार ने तुरंत इस पे हाँ कही कि हम इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। और देश के संसदीय कानून मंत्री ने कहा, किरेन रिजिजू ने कहा कि देश से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा मुद्दा, देश की जनता से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा मुद्दा जिस पर इस सदन में चर्चा होनी चाहिए, वो सदन पे उस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और तुरंत उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भेजेंगे और इसके बाद में जो भी इस पे चर्चा का समय निर्धारित होगा इस पे हम चर्चा करेंगे। आयुष जी देखिए, निसंदेह ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं, ये एक सामाजिक मुद्दा है और जिसपे मुझे लगता है इसमें कोई सरकार इसका निराकरण कर देगी, सरकार इसका समाधान कर देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करनी होगी, हर व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है। आज हम सरकारों पे नहीं थोप सकते हैं कि सरकार पोल्यूशन फैला रही है या सरकार ही इसका समाधान करेगी। एक अच्छा विषय निकल करके आया है और इस पे सदन में चर्चा होगी और सिर्फ चर्चा ही ना हो, उसके ऊपर एक ठोस समाधान भी निकल करके आए। सिर्फ चर्चाओं से काम नहीं चलेगा, समाधान भी निकले, कोई समाधान निकल करके ऐसा है कि जिससे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है, नरेंद्र मोदी जी ने देश का नेतृत्व संभाला है, तमाम तरह के प्रयास देश में हुए हैं। आप देखेंगे ग्रीन एनर्जी को लेकर के देश में कितना काम हो रहा है। इसके अलावा ईवी को लेकर के 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक ईवी जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो देश में 30% तक उसकी संख्या चली जाए। ऐसा प्रयास सरकार कर रही है। सरकार ने तमाम तरह की सब्सिडियों की व्यवस्था की है, जगह जगह इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जा रहे हैं। सरकार ने पराली प्रबंधन को लेकर के, क्योंकि मेन जो पोल्यूशन का कारण पिछले 4-5 सालों में माना गया आयुष जी, वो था कि हरियाणा और पंजाब से जो पराली जलती है उसके कारण से एनसीआर में इस प्रकार का प्रदूषण होता है। तो उस पोल्यूशन को कम करने के लिए सरकार ने तमाम तरह की उनको सब्सिडियां दी, प्लांट्स लगवाए, किसानों को प्रशिक्षित किया कि पराली प्रबंधन को लेकर के तमाम ट्रेनिंग्स किसानों को दी कि आप पराली को किस प्रकार से प्रबंधन कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज देखेंगे आपकी पराली का जो जलना है, हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, वैसे हरियाणा में पहले भी कम था लेकिन अब पंजाब में भी बहुत कम हो गया है। पराली का एक जो मुद्दा था उसको हमने सरकार ने कम करने का प्रयास किया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 2000 जब से सरकार बनी उसका BS6 स्टैंडर्ड, जो दुनिया का सबसे मुझे लगता है टॉप मोस्ट स्टैंडर्ड है, जिसके व्हीकल्स आज इंडिया में आ रहे हैं, जो सबसे कम प्रदूषण करते हैं, वो व्हीकल्स भी आज चलन में है इंडिया के अंदर। तो तमाम तरह के प्रयास हैं जो हुए हैं और अगर एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव चर्चा सदन के अंदर होगी और कुछ अच्छे समाधान निकल करके आएंगे तो मुझे लगता है आने वाली इस समस्या में, जो मैंने कहा कि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, एक सामाजिक मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं और ये कोई बहस का मुद्दा भी नहीं है कि आपने क्या किया जी, हमने क्या किया, इसमें कोई बहस नहीं है। हम सिर्फ इस पे इतना है कि कोई कंस्ट्रक्टिव अच्छी चीजें निकल करके आए और उस पे फिर काम हो, ताकि इस आने वाले समय में जो एयर पोल्यूशन की समस्या बिल्कुल। और बढ़ रही संदीप जी है अब देखेंगे ये इसको कि कम ये किया कितना जा सके और प्रोडक्टिव सबको एक होता है, अच्छी क्योंकि ये हवा भी कहा मिल गया है कि सके आप आगे जो आने जीने वाले की। 4-5 साल का प्लान रखिए, तो ये प्लान क्या होता है इसके लिए संसद की जो कार्यवाही चलेगी उस पर भी हम लोग की नजर रहेगी। मैं एक जी गौर साहब जी का रुख कर जी लेता हूँ। जी एक गौर जी, बहुत सारी चर्चाओं में आप मेरे साथ जुड़े पर्यावरण को लेकर के, और खासतौर से जिस समय हम लोग देख रहे थे कि पराली के बहुत सारे केसेस आ रहे थे या फिर ये कहा जा रहा था कि दिल्ली NCR देखिए गैस चैम्बर में तब्दील हो गया, उस वक्त भी बहुत सारे सजेशंस आपने दिए थे। आज संसद के अंदर जो बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की ओर से कही गई और जिस पर एक सहमति बनी है, कंसेंसस बना कि नहीं इस पर चर्चा होनी चाहिए और ये जरूरी है और ये वक्त की मांग है, कैसे इसको आप देखते हैं? नमस्कार सभी पैनलिस्ट को और आपके माध्यम से दर्शकों को, सबको। ये एक बड़ी उत्साहवर्धक चीज है कि नेता प्रतिपक्ष ने इतनी अच्छी बात उठाई। हम कुछ एक बातें कर रहे थे वंदे मातरम पे, नेहरू जी ने क्या किया, पटेल जी ने क्या किया, वो तो निकल चुका। नेहरू जी को मरे 62 साल हो गए, उसका डिस्कस करना कोई मतलब नहीं है। जो आज है,
आज के ऊपर है, कल के भी हमारा बस नहीं है। हम कुछ भी कह दें 48 में ये कर देंगे, 2 साल में ये कर देंगे, कल का किसी को पता नहीं। तो आज जो है, आज हम क्या कर सकते हैं? अब पोल्यूशन की बात छिड़ी है तो एक बात मैं क्लियर है, मैं क्योंकि पोल्यूशन एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड मेरी सारी स्टडी है, मैं जी जी राष्ट्रपति अवार्ड विनर भी हूँ इसके फील्ड के अंदर, सुनील जी जी जानते हैं इस बात को। जी जी। और कि हमारे पास पर्याप्त कानून हैं, हम्म। हमारे पास पर्याप्त एजेंसीज हैं, चाहे वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, चाहे वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो लोकल बॉडी जिसको हम कॉरपोरेशन बोलते हैं। अगर उनके जो बनाए हुए रूल्स का ईमानदारी से पालन किया जाए तो काफी हद तक समस्या हल हो जाती है। अभी मेरे एक मित्र ने पराली के बारे में बात करी। मैं एक बात बता दूं आपको, पराली का कंट्रीब्यूशन पोल्यूशन में मैक्सिमम मैक्सिमम जो रहा है पिछले 4 साल में सिर्फ 15% रहा है, और वो भी सिर्फ 15-20 दिन रहा है, और वो भी हरियाणा के एरिया में रहा है। अब एक बात है, सब जानते हैं, कॉमन सेंस की बात है, पंजाब तो दिल्ली के उत्तर में है। इस मौसम में उत्तर से दक्षिण में हवा नहीं चलती कि वो आगे दिल्ली को खराब कर देगा। हवा चलती है पूर्विया जिसको हम बोलते हैं, या बारिश जिससे होती है उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो अब 2-3 दिन से थोड़ी चल रही है, जिसके कारण ठंड भी बढ़ी है। अब इसकी बात है कि रोड मैप ये है कि जो हमने कानून बनाए, हमारी संसद ने बनाए, उसको क्या ईमानदारी से लागू किया जा रहा है? एक रूल चला था, अब मैं पहले तो पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन बता दूं, जी जी। 45 to 50% फॉसिल फ्यूल है, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो, हम्म। और चाहे वो ऑटोमोबाइल की वजह से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो। 3 जगह होता है, पंप वगैरह चलते हैं, उससे भी होता है। जी। उसके बाद एक नई चीज जो पैदा हुई है पिछले सिर्फ 4 साल में, पहले नहीं थी, हम्म। हमारे इस प्रदूषण में माइक्रो प्लास्टिक्स है, आ चुके हैं। जब वो पन्नी जिसको बोलते हैं वो जलाया जाता है, उसकी बहुत ज्यादा 15% तक कई जगह पर हो गया है। जी। आईएमए की रिपोर्ट है, दिल्ली एनसीआर के 15 साल से नीचे के बच्चों को 40% को चश्मे लग गए हैं, और पिछले साल तो मेटल पार्टिकल्स भी आ गए। अब मैं 2-3 बातें बताता हूँ साइंटिफिक बेस पे, कोई राजनीति नहीं है उसके अंदर। जी जी जी। हमारे हरियाणा में सिंगल यूज प्लास्टिक 2012 में बैन हुआ। हम्म। मोदी जी ने सारे हिंदुस्तान में 2017 में बैन कर दिया, गजट नोटिफिकेशन निकला, सब कुछ हुआ, ये हुआ। क्या वो लागू है देश? चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे आप पार्टी की हो, कहीं पर लागू नहीं है। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, यहाँ तो कोई लागू नहीं है। हमने सबको कंप्लेंट कर दी, क्या कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब को, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, ये वो 14-15 आदमी बना रखे हैं, वो उसके ऊपर डाल देंगे, ये उसका काम है, ये उसका काम है, ये उसका काम है, मंडी बोर्ड का काम है, हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो कानून बने हुए हैं, सरकार को चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंटर कानून की पालना कराए। दूसरा, आपको याद होगा दिल्ली के इलेक्शन से पहले बात हुई थी कि इन पुरानी गाड़ियों को हम निकाल देंगे। वो राजनीतिक प्रेशर के कारण वो उस डिसीजन को चेंज करना पड़ा। लेकिन एक बात है सर, चेंज कर दिया कोई बात नहीं, उसका कोई मैकेनिज्म तो बनाए। यूरोपियन में और कंट्रीज में मैकेनिज्म है कि 10 साल से पुरानी गाड़ी का हर साल एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो फिट पाई जाएगी उसको अलाउ होगा, नहीं तो उसको कहा जाएगा इसमें ये चेंजेस कराओ तो गाड़ी चलेगी, वरना नहीं चलेगी। हर साल हो। हमारे यहाँ है क्या? वो नहीं है। उसके बाद जो इसके बाद जो हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज है, स्पेशली प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, दिवाली से पहले उनकी प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें गिफ्ट आइटम बनाए जाते हैं जो कि बहुत बिकते हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज के जो भी गैसेज निकलती हैं, वहां पर प्रावधान है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाए जाएं, और वो लगाए जाते हैं, ये नहीं कि लगते नहीं है, वो लगाए जाते हैं। जब इंडस्ट्री का लाइसेंस लेना होता है, उन्होंने कॉन्सेंट लेनी होती है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। एक बार कॉन्सेंट मिलेगी फिर कोई नहीं, क्योंकि वो चीज ऐसी है जिसको कि हम अपने घरों में एसी या कूलर जैसे हमें हर साल सर्विस करानी पड़ती है, प्रेसिपिटेटर की हर साल सर्विस करानी पड़ती है, उस पर पैसा लगता है, वो कोई करता नहीं है। ठीक है जी। और उसके बाद चौथा जो कारण है, आप सेंटर सीपीडब्ल्यू या हरियाणा का एचएसबीबी या पीडब्ल्यूडी का देख लो, जहां पर भी सड़क बनेगी 25 फुट से अधिक, उसके दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट होगी। दिल्ली से आप चंडीगढ़ चले जाओ, ग्रीन बेल्ट या तो दारू बेल्ट बन चुकी है या ढाबा बेल्ट बन चुकी है, दो ही चीजें उस ग्रीन बेल्ट के ऊपर है। वो किसकी जिम्मेवारी? कानून तो है ग्रीन बेल्ट होगी,
क्या हमारी सरकार सक्षम है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, के जो ग्रीन बेल्ट के ऊपर ढाबे और दारू खुले उनको हटा के उनको दोबारा से ग्रीन बेल्ट बनाया जाए? क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वहां राजनीति दूसरी तरह की है। मैं एक हाथ जोड़ के सबसे निवेदन कर रहा हूं, सब पार्टियों से, आपके माध्यम से, कि थोड़े देर के लिए अगले इलेक्शन को छोड़ के आप अगली जनरेशन के बारे में अगर सोच लोगे पार्टियां, तो ये आधे से महत्वपूर्ण ज्यादा बात आपने समस्याएं कह दी हल गौड़ हो साहब कि जाएंगी। अगर आप तो मेरा जनरेशन तो के बारे में सर, सोचे इलेक्शन छोड़ करके, तो बहुत सारी समस्याओं का जो निदान है वो हो सकता है। और आपने खुद ये बात कही भी कि भाई देखिए, कानून बने हुए एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में समस्या है, अब इसको कैसे दुरुस्त करेंगे, इस पर चर्चा हम लोग करते रहेंगे। सुमित गौड़ जी हमको ज्वाइन कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। सुमित जी, स्वागत आपका। सुमित जी, नेता प्रतिपक्ष ने आज बहुत गंभीर विषय उठाया और हर ओर इस बात को लेकर के चर्चा भी है कि भाई ये विषय है जिस पर चर्चा होनी बहुत आवश्यक है। और आज राहुल गांधी जी ने भी कहा कि इसमें कोई ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, आप ये बताएं, रखें, कंसेंसस बनाएं कि भाई 5 साल का रोड मैप क्या है, कैसे आप ये जो पॉल्यूशन है उससे निपटेंगे, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा, अगर हम इस मुद्दे पे कोई पॉलिटिकल बात नहीं करते, हम बात करते हैं आने वाली पीढ़ी की, आने वाली जनरेशन की। और लगभग जहां तक आपने देखा है, केंद्र में 11.5 साल से बीजेपी सरकार है और 11 साल से हरियाणा में बीजेपी सरकार है, अब दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है। मैं साफ तौर पे, और ये भी आपने नोटिस किया होगा, पिछले 8-10 सालों में ही प्रदूषण इतना एक साथ बढ़ा है, कहीं ना कहीं लापरवाही सरकार की रही है। बीजेपी सरकार को सबसे पहले तो अपनी जिम्मेवारी, अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। आज आपने देखा, पिछले लगभग काफी दिनों से AQI 575 उससे भी पार पहुंच चुका था। आज भी अगर हम आज की बात करें, आज भी AQI आपका 275 के आसपास है, लेकिन उसमें सांस लेना बहुत जोखिम भरा है। आज दिल्ली NCR का, मैं चाहे भले फरीदाबाद का हूं, मैं पहली बात फरीदाबाद की ही करूंगा और दिल्ली NCR की भी बात करूंगा। आज पूरे दिल्ली NCR में ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसे इस प्रदूषण के मारे कोई ना कोई बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा हो या कर रहा हो। मात्र अभी आपने देखा, कुछ वीडियोस भी दिल्ली बीजेपी मिनिस्टर के आउट हुए थे, जिसमें पानी के क्या ड्रामे हुए थे, प्रदूषण के लिए करा जा रहा है। देखिए, मैं भी अभी, गौड़ साहब भी बोल रहे थे कि गौड़ साहब, उनकी एक बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि अगर हम सारा का सारा दोष पंजाब को दे दें, पराली को दे दें, हालांकि वहां पे आप पार्टी की सरकार है, वहां भी हम विपक्ष में, हम यहां भी विपक्ष में, लेकिन मैं फिर भी ये बात कहना चाहूंगा, हम सारा का सारा दोष पराली के और वही पंजाब के पराली के धुएं के ऊपर नहीं डाल सकते। इसमें एक चीज आपको ने नोटिस किया होगा, आज से 3 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी, वो भी हमारे अपोजिशन में है, लेकिन मुझे उनका एक फैसला, चाहे मैं कांग्रेसी हूं, लेकिन अगर कोई विपक्ष का भी कोई अच्छी बात करेगा तो मैं उस बात की सराहना करूंगा। दिल्ली में एक फैसला लागू किया था ओड एंड इवन नंबर का, एंड आपने सबने नोटिस किया होगा, उससे 2 चीजें, एक साथ ही दिल्ली में जो ट्रैफिक की समस्या थी वो खत्म हो गई थी, और विद इन 10 डेज, विद इन वीक पॉल्यूशन की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी थी। ऐसा ही कोविड के टाइम पर एक बार हुआ था। बेसिकली दिल्ली NCR को अगर सबसे ज्यादा कोई खराब कर रहा है उद्योग, दूसरा जो कंस्ट्रक्शन वर्क, जो बड़े बड़े बिल्डर सरमाएदारों को जो बीजेपी सरकार लाइसेंस दिए घूम रही है, चाहे वो हम ग्रेटर फरीदाबाद की बात करें, चाहे हम गुड़गांव की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें, ये अरबों करोड़ों रुपए सरकार भी कमा रही है, इनके बिल्डर भी कमा रहे हैं। जो प्रदूषण वहां हो रहा है, जितने कन मांग रहे हैं, माफ करना, साफ कहता हूं, बीजेपी छोड़ो, कांग्रेस से भी ये चीज नहीं संभलेगी अगर इसी तरह रहा तो। आने वाली जनरेशन को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को इतना भुगतना पड़ेगा, जो आप और हम सब जिससे परिचित तो हैं, लेकिन हम लोग अभी भी उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। और एक बात दावे से कह रहा हूं, आज भी देश में और दिल्ली NCR के प्रदूषण के लिए अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा आवाज उठा रही है तो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। अभी हाल ही में हमारे राहुल गांधी जी, हमारे कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, सदन में भी उठाया, पहले भी उठाया, और समय समय पे, अब मैं फरीदाबाद में भी आता हूं, हम फरीदाबाद में हमने खुद प्रदूषण के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ, यहां
अपने प्रदर्शन किए हैं, सरकार को लोगों को जगाने का प्रयास किया है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, खाली हम लोगों से बात नहीं बनेगी, इसके लिए आम लोगों को भी आगे आना पड़ेगा और बीजेपी को, सरकार को भी कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो मैं बता रहा हूं नहीं कोविड से ठीक भी है, बुरा हाल सरकार होने की जा रहा है। जिम्मेदारी तो सुमित जी है कोविड क्योंकि तो सारी भी आया और मशीनरी चला है उनके गया। हाथ में और हम बहुत उससे सारे कुछ एग्जीक्यूशन आफ्टर वाले इफेक्ट्स पार्टी हैं झेल रहे जिसको हैं। कंट्रोल सरकार को ही करना है और ये कैसे होगा इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। राकेश सिंह जी का मैं रुख कर लेता हूं। राकेश जी, चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, इससे थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों ने कहा भी कि भाई ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है अब एक दूसरे के ऊपर थोड़ा बहुत छींटाकशी होती है, लेकिन जो मुद्दा उठा, क्या आपको लगता है कि हाँ इस तरह के मुद्दे की ही आवश्यकता है? कम से कम ऐसे सिंसियर इश्यूज पर चर्चा होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि भाई ये हर साल दर साल ये जो स्थिति खराब होती जा रही है, इस पर कब चर्चा होगी या इसका प्लान कब रखा जाएगा या इस पर स्थिति क्या है, ये कैसे स्पष्ट होगा? कैसे देखते हैं जो मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया आज सदन के अंदर? नमस्कार। ज्यादातर मुद्दा तो गौर साहब ने कह दिया, एक गौर साहब ने, वो जो सीनियर सिटीजन है जो पोल्यूशन को बोले, मैं वही बोलना चाह रहा था, उन्होंने ज्यादातर बोल दिया है। अब अगला बात देखिए, क्या है कि मुद्दा उठाया उस बात के लिए साधुवाद है, लेकिन मुद्दा आपने क्यों उठाया? आपके पास सोल्यूशन भी तो चाहिए। कोई भी सरकार पॉल्यूशन के प्रति सीरियस नहीं है। उसका एक दो उदाहरण तो मैं आपको बता देता हूँ। जीरो स्मोक वाली बैटरी गाड़ियां भारत सरकार खरीद रही है और राज्य सरकार भी खरीद रही है और पूरे देश में जा रहा है, लेकिन इसकी परसेंटेज गाड़ियों से परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन अगर सिर्फ मैं गाड़ियों की बात कर लूं तो सरकार सीएनजी जो पहली बार इंट्रोड्यूस की थी, दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, 12 रुपए किलो सीएनजी था, अब 78 रुपया है। मतलब पेट्रोल से 1-2 रुपया ही सस्ता है। और मेरे गाड़ी में अगर सीएनजी और पेट्रोल दोनों है तो मैं सीएनजी क्यों डलवाऊंगा 2-1 रुपया सस्ता के लिए, जबकि आधे घंटा 1 घंटा मुझे लाइन में लगना पड़ेगा। वो इसलिए कि सरकार ने पहले फोर्स किया कि आप सीएनजी में कन्वर्ट होइए। जब हम सीएनजी में कन्वर्ट हो गए तो 12 रुपया से 78 रुपया हो सकता है, वो कल 178 हो जाए। मतलब आप साजिशतन इसको बोलते हैं घात लगा करके डकैती करना। घात लगाए हुए हैं कि पहले आदमी सीएनजी पे कन्वर्ट हो। लाख रुपया ज्यादा सीएनजी की गाड़ी के लिए दाम है। 28 से 40 हजार रुपया का आपको किट मिलता है। आप 40-50 हजार रुपया का लोकल किट लगाइए, 1 लाख रुपया ज्यादा दाम तक लीजिए और उसके बाद पेट्रोल के बराबर की कीमत पर आप सीएनजी कर दिए। तो आखिर आदमी क्यों खरीदे? प्रोत्साहन सरकार नहीं दे रही है। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस वाले ने जो कहा वो राजनीतिक बात है। भाई आबादी बढ़ेगी तो घर बनाना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत, मतलब वो आते बात है। देखो उसका होता क्या है कि सरकार मैकेनिज्म बनाए, पॉल्यूशन का एक खाका तैयार करे कि कितना परसेंट कहाँ है। अभी भी हमारे देश में 75% से ज्यादा भूभाग ऐसा है जो खाली पड़ा हुआ है, वहां कुछ है नहीं। आखिर क्यों हम घेर करके हर तरह से दिल्ली में आ रहे हैं, क्यों बॉम्बे में आ रहे हैं, बेंगलोर में आ रहे हैं, क्यों कलकत्ता में आ रहे हैं? दिल्ली से अब हम अगर 200 किलोमीटर आगे बढ़ जाएंगे आगरा वाला रास्ते में, तो आप देखिए ना दोनों तरफ खाली है जमीन। तो हम क्यों ना कोई ऐसी कोशिश करते हैं कि वहां जाए ताकि पोल्यूशन का विकेंद्रीकरण हो। दिल्ली में 1000 गाड़ी है, मजबूरी में मेरी नौकरी अगर मथुरा और दिल्ली के बीच में हो जाएगा तो यहाँ का पोल्यूशन मैं वहां ले जाऊंगा तो यहाँ कम हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग का सारा मुख्यालय इलाहाबाद में है, जबकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ज्यादातर शिक्षा विभाग के लोग, मतलब 75% शिक्षा विभाग के कर्मचारी इलाहाबाद में बैठते हैं। यह एक दूरगामी योजना है, लेकिन यहाँ पर कोई आदमी सीरियस नहीं है। राहुल गांधी हो, मोदी हो, मैं और किसी का नाम क्यों ले, मैं 2 नाम ले लेता हूँ पक्ष और विपक्ष का। या अगर सीरियस होते तो ना तो राहुल गांधी के पॉल्यूशन का पता है ना नरेंद्र मोदी को पता है। पॉल्यूशन के विशेषज्ञों को विशेष तौर से बुलाया जाए और उनकी राय ली जाए। मैं गौर साहब की एक बात से असहमत हूं कि 10 साल की गाड़ियों पर नहीं, मेरी गाड़ी तो एक 15 साल की गाड़ी है, उसको बेचना पड़ा। कुल 18,000 किलोमीटर चली थी क्योंकि गाड़ी चलाने का मौका नहीं मिला था। आज के लोगों को 8-8, 9-9 गाड़ियां हैं। गाड़ी का स्वास्थ्य दे करके कैंसिल किया जाए कि उम्र दे करके कैंसिल किया जाए? अगर मेरी गाड़ी चले ही ना, 10 साल मेरे घर में खड़ी, आजकल 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियां लोग लेके घूम रहे हैं और आप 10 साल में गाड़ी चला दे मोटर कंपनियों के साजिश के तहत। भाई पॉल्यूशन, आप भी विशेषज्ञ हैं, आपको पता होगा कि पॉल्यूशन किसे होता है। वो जो गाड़ी का टायर है वो पॉल्यूशन देता है, वो जो गाड़ी की स्टीयरिंग है पूरी पूरी बॉडी पॉल्यूशन देती है। कोई पार्ट होगा, मैं ठेठ भाषा में बोलूं तो उसका कार्बोरेटर हो या इंजेक्टर होगा, कोई ऐसा पार्ट होगा जो अगर हम नवा बदल दें तो पॉल्यूशन का मामला गाड़ी खत्म कर सकती है। तो हम जो 10 लाख की गाड़ी को काट करके 10 रुपया में फेंक दें, उससे बढ़िया ना कि 10,000 का कोई पार्ट बदल दें। पैसा बड़ा मुश्किल से आता है सर।
एक गाड़ी खरीदने वाले की जीवन लग जाती है। आप सरकार आदेश में 10 साल में गाड़ी को काट करके फेंक दो। इस देखिए सोल्यूशन बताइए, पॉल्यूशन का फायदा मत उठाइए। होता क्या है कि जैसे किसी सरकारी विभाग को किसी भी विभाग की जिम्मेवारी दी जाएगी, वो सबसे पहले अपना फायदा देखने लगा कि मेरा कहाँ मामला है। जैसा उन्होंने कहा कि कंसर्न लेते वक्त सारी डॉक्यूमेंट्स होती है, लेकिन आगे उसकी जरूरत नहीं होती। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट आता है, कर्जन का लगवा ले, 5,000 रुपए को महीने दे दिए, बात खत्म हो गई। कागज जमा करते रहेंगे फोटो कॉपी करते हुए। अगर सरकारें ईमानदार होती तो सबसे पहले उसको सस्पेंड करते, उस इंस्पेक्टर को जिसके इलाके में सिर्फ पेपर पाया गया, डॉक्यूमेंट नहीं पाए गए। उसके लिए कोई अलग से एक बनाया जाता, कोई दूसरी टीम बनाई जाती जो उसको वॉच करता, मॉनिटर करता। आजकल कंप्यूटर का इतना बड़ा जमाना है, सैटेलाइट का जमाना है, इतनी सब चीजें हैं। उन सब चीजों को जब तक नहीं करेंगे, पॉल्यूशन के साथ आप खिलवाड़ करेंगे और इसका व्यापक नुकसान हमारा हो रहा है। राहुल गांधी के घर में और मोदी जी के घर में एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है और राहुल जी अपने देश विदेश में पॉल्यूशन मुक्त होकर के घूम के आ जाते हैं। हम और आप इसी दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, चंडीगढ़ में रहे हैं और पॉल्यूशन से मर रहे हैं। तो पॉल्यूशन पर सोल्यूशन चाहिए, राजनीतिक हिट एंड रन ना चाहिए। ठीक है, आप ये करें पोल्यूशन पर सोल्यूशन चाहिए, कोई राजनीतिक स्टंट या हिट एंड रन नहीं होना चाहिए। संदीप जी जवाब दीजिए भाई, कोई तो ठोस रणनीति होनी चाहिए ना। और ठीक है, लोगों की जिम्मेदारी है, लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन एक बड़ी भूमिका तो सरकार की भी उसके अंदर है ना। और ये साल दर साल इतने एफर्ट्स के बाद भी अगर लगातार बढ़ रहा है तो फिर खामी तो है कहीं ना कहीं और उसको ढूंढना पड़ेगा। संदीप जी। आयुष जी देखिए, जो सरकार का फोकस है वो पूरी तरह से सिस्टमेटिक ढंग से, साइंटिफिक ढंग से और सस्टेनेबल जो उसका फोकस है उसके ऊपर है, ऐसा नहीं है। और 2014 के बाद से देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ये कुछ नहीं हुआ, सरकार दोषी है। मैंने पहले भी कहा ये कोई राजनीतिक मुद्दा है नहीं, ये एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है और सबकी ही भूमिका इसमें है। और आप बैठे, आपकी भी, मैं बैठा हूँ इस डिबेट में, मेरी भी, बाकी प्रवक्ता बैठे, उनकी भूमिका है। लेकिन सरकार ने जितना काम किया है ग्रीन एनर्जी को लेकर, देखिए आप सब देश में कितना काम हुआ है। आज सोलर एनर्जी को लेकर के सरकार सब्सिडी दे रही है, सोलर एनर्जी को लेकर के कितने सारे प्लांट आज देश में लग रहे हैं। धीरे धीरे कोयले से जो एनर्जी बनती है उसको कम किया जाए, सरकार सोलर एनर्जी पे शिफ्ट कर रही है। हर घर पे, हर सरकारी बिल्डिंग पे आज आप देखेंगे कि सोलर एनर्जी के आपको बड़े बड़े प्लांट नजर आएंगे। ईवी को लेकर के आप देखिए, आज हर जगह पे जितने पेट्रोल पंप है सब जगह पर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा दिए गए हैं ताकि ईवी का जो चलन है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े। सरकार ने सब्सिडियां भी ईवी के ऊपर खूब दी है और सरकार ने एक लक्ष्य भी तय किया है कि 2030 तक जितने भी व्हीकल देश में चलते हैं उसमें 30% जो है वो हमारा ईवी व्हीकल हो, ताकि ये पोल्यूशन की समस्या से हम छुटकारा पा सकें। इसके अलावा और भी लेकिन अभी सीएनजी का जिक्र हुआ ना संदीप जी, भाई सीएनजी आप देखिए किस कहां पर पहुंच गई। और अगर आप इसको प्रमोट करना चाहते हैं तो कम से कम उसको भी सब्सिडाइज कर देना चाहिए, ताकि जो लोग कम से कम सीएनजी गाड़ी खरीद रहे थे वो एक बार फिर से उसको जाएं। क्योंकि अब बहुत सारे लोगों के जहन में आ रहा है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, लोग खरीदते नहीं है कि बूट स्पेस नहीं रह जाएगा गाड़ी में, बहुत तरह की बातें, और फिर कोई बहुत ज्यादा अंतर पड़ता नहीं है, वो पैसे एक्स्ट्रा और देने पड़ते हैं गाड़ी के खरीदने के लिए सीएनजी। तो ये प्रमोट नहीं करेंगे तो कैसे होगा? सीधे ईवी पे चले जाइए, ऐसे तो मुझे लगता है कि फिर वो सिंसियरिटी दिखती नहीं है। और गौर साहब ने बड़ा, राकेश जी ने बड़ा डिटेल इसको बताया कि ये नहीं होना चाहिए। ये एफर्ट यहाँ पे कहाँ दिख रहा है संदीप जी? देखिए, पेट्रोल भी किसी समय मुझे आयुष याद आता है कि वो 30 रुपए लीटर ही होता था। मुझे आज भी याद आता है 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए पेट्रोल मुझे आज भी याद आता है। लेकिन उसकी कीमतें बढ़ी, वो स्वाभाविक सी बात है, वो बढ़ेंगी, आने वाले समय में बढ़ेगी। लेकिन अगर आप ये कह दो जी उस समय सीएनजी 12 रुपए किलो थी, आज 70 रुपए किलो हो गई। एक समय सोना मुझे लगता है 10,000 रुपए, 5,000 रुपए हमने देखा है, और आज सोना 1.5 लाख रुपए है सर। तो ये तो आप ये कोई तर्क नहीं है कि सीएनजी उसमें 12 रुपए किलो बहुत जल्दी बढ़ा ना संदीप जी। ऐसा नहीं है कि उसने कोई 20 साल, 25 साल, 30 साल का वक्त लिया हो तो फिर इतना ज्यादा अंतर हो गया। बहुत तेजी के साथ बढ़ा। और सब्सिडाइज कर सकती है ना गवर्नमेंट, अगर आप प्रमोट कर रहे हैं। ईवी के लिए भी तो आप सब्सिडी दे रहे हैं ना संदीप जी, ईवी व्हीकल्स को खरीदने के लिए आप सब्सिडी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? सीएनजी पर भी दे सकते हैं आप। आपने पोल्यूशन के नाम पे एक सेस भी लगाया था। ठीक है, एक मिनट अभी संदीप जी का समय, सुमित जी मैं आऊंगा, इसके बाद आपके पास आऊंगा। अभी संदीप जी, आपके किसी भी संदीप जी, सुमित जी एक मिनट, संदीप जी आप अभी ईवी के लिए भी सब्सिडाइज ऑलरेडी कर रहे हैं, बहुत सारा उसके ऊपर जो छूट है टैक्स के ऊपर वो आप देते हैं, तो फिर ये सीएनजी पर भी कर सकते हैं। क्या किया? ठीक है संदीप जी, काम धरातल, सुमित जी ये सारे काम धरातल पे ही हुए हैं। आपकी सरकार में क्या हुआ था? आप रिजल्ट दिखाइए सर, आप रिजल्ट दिखाइए प्रवक्ता साहब। या हर घर में बीमारी घूम रही है। मैं फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ, सारे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। आपकी सरकार क्या कराएगी, क्या चाहते हैं आप लोग? ठीक है सुमित जी, एक एक करके बात आने दीजिए, इसके बाद मैं आऊंगा, आप आराम से अपनी बात रखिएगा। अभी संदीप जी, सुमित जी
सुमित जी ब्लेम गेम नहीं करना ना, राहुल गांधी जी ने खुद बोला ब्लेम गेम से नहीं होगा ना। एक मिनट, एक एक करके बात आने दीजिए ना। संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी, सुमित जी, सुमित जी, सुमित जी, ये तूतू मैमे से, ये तूतू मैमे से पॉल्यूशन खत्म नहीं होगा, इसको मान लीजिए, गांठ बांध लीजिए। ये तूतू मैमे करेंगे इससे पॉल्यूशन नहीं खत्म होगा। एक मिनट संदीप जी, संदीप जी, आपके पास सुनिए सर, आपके रिजल्ट्स क्या रहे बताइए। सुमित जी सुनिए, मैं बताता हूँ, टेल मी अबाउट आउटकम। सुमित जी, सुमित जी सुनना पड़ेगा ना फिर उसके लिए। अरे आउटकम क्या निकला सुनना पड़ेगा ना। संदीप जी बोलिए। सुमित जी, आज जैसे एलओपी ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि इस विषय के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, सरकार ने तुरंत कहा कि हर वो मुद्दा जो आमजन से जुड़ा हुआ, इस देश से जुड़ा, हम उस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। उस पर चर्चा में जो कर आज समाधान भी लेकर के आइए ना साथ में। समस्या तो हमें भी पता, समस्या तो है, सरकार आप चला रहे हैं, सरकार बता दिए थे आपको, हमारे नेताओं ने भी बताए, लेकिन आपका इच्छा नहीं है। समाधान मैं बताता हूँ, आप OD1 कीजिए। नए नए बिल्डरों को जो लाइसेंस ले रहे हैं, करोड़ों रुपए लेके आप लोग नए नए मैं समाधान क्या आपकी सरकार मैं बताता हूँ 15% क्या बात करते हैं। मंचा होनी चाहिए, मंचा। उससे नहीं हुए। और उद्योगों को जो आप लाइसेंस दिया, उद्योगों का भी आप जो जहरीली गैस छोड़ते हैं, देना पड़ेगा, धुआं छोड़ते हैं, उनको यहाँ से शिफ्ट कराइए। आपको खाली पराली के ऊपर ठीकरा मत फोड़िए। कभी कहते हैं हमने प्लांट लगा दिए। सुमित गौड़ जी ऐसा नहीं भाई, देखो सुमित जी, मुझे लग रहा है आप तो अपने नेता की बात कोई भी नहीं सुन रहे हैं। नेता के, आपके नेता ये कह रहे हैं कि इस पर कोई ब्लेम गेम मत करिए, और आप टोटल ब्लेम गेम में उलझे हुए हैं। अगर इससे पोल्यूशन खत्म हो जाए तो फिर कर लीजिए, फिर वो आप पर आरोप लगाएं, आप उन पर आरोप लगाइए। थोड़ी सिंसियर बात करनी है ना सुमित गौड़ जी। आप आउटकम बताइए, आपकी सरकार है, आपने काम नहीं किया, सारी जिम्मेदारी आपकी है, तो फिर तो हो गया समाधान इसका। ये तो ब्लेम गेम हुआ ना, आप अपने नेता की भी बात नहीं सुन रहे सुमित गौड़ जी। भाई चर्चा अगर करनी है इस विषय पर, ब्लेम गेम नहीं करना है, तो कम से कम थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनना पड़ेगा ना। उनको उनकी बात तो आने दीजिए। सुमित जी, आप लगातार केवल आपको उत्तर चाहिए कि भाई ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों नहीं किया आपने। हो जाए समाधान तो फिर बहुत बढ़िया बात है, तो हो जाना चाहिए था। सुनिए पहले, आप सुन नहीं रहे। संदीप जी कंप्लीट करें। सुमित जी, सुमित जी बीच में इंटरप्ट नहीं। संदीप जी, हमारा जो औद्योगिक क्लस्टर है ना, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, वो पोल्यूशन कंट्रोल में देश में सबसे टॉप लेवल पर हरियाणा का जो औद्योगिक क्लस्टर है। अगर आपकी जानकारी सॉरी आप देख लीजिए, हमारा जो हरियाणा का एनजीटी ने हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे 25 लाख का जुर्माना लगाया क्योंकि वो अपना काम ठीक नहीं कर रहे। सर किस बात के लिए सर, किस बात के लिए लगाया है सर? हाँ जी, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है, यमुना नगर में माइनिंग हो रही है, उसके ऊपर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया कंप्लेंट मिलने के बाद, क्योंकि करप्शन थी, उसमें बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व थे। सर देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार को इस प्रकार की कहीं भी बात करो। आपने कहा हरियाणा पोल्यूशन बोर्ड टॉप पे, गलत है ये तमाम तरह का सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के सरकार की सख्ती है। आप देखिए फिर वो ब्लेम गेम हो रहा है सर, ब्लेम गेम हो रहा है सर। सिंगल से बैन करें सर, यूज करने वाले कौन लोग हैं सर? बैन करने वाले आप अपने घर में यूज नहीं करते, मैं नहीं करता हूं। बनना बंद कर दो। आप पूछिए, आपके जी से पूछिए। लाल किले से कहा था बंद कर दो, कर दिया बंद, कानून बन गया, गजट नोटिफिकेशन आ गया। आप बंद नहीं करते क्योंकि आपको आपकी करप्शन है। मैं हरियाणा का फरीदाबाद में 18 से 21 में सर 13 लाख रुपए के चालान हुए, उसमें से 3 लाख दिए गए, 10 लाख आज भी बकाया है मेरे पास, RTI है इस बात की। तो जो कानून बने हुए लागू नहीं कर रही सरकार। ठीक है गौड़ साहब, ठीक है गौड़ साहब, बात बताइए बीजेपी के प्रवक्ता साहब, अब एक गौड़ जी की बात का जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। सरकार ने सख्ती की, सरकार ने उनके चालान भी किए, सब कुछ किया। अगर सुमित जी, अगर आपका चालान हो गया, सरकार ने केवल आपके अधिकारियों को और नेताओं को अपनी जेबें भरने का लाइसेंस दे दिया है और कुछ नहीं हो रहा। आप सुमित जी आप सुनेंगे, अगर सुमित जी अगर आपका चालान हो गया किसी चीज का, आपने चालान नहीं भरा, सरकार की क्या गलती है? सरकार जो कानून में लिखा हुआ है, बात है। संदीप जी, फिर तो कोई कानून व्यवस्था रही नहीं, फिर तो लोगों के ऊपर आपने डाल दिया कि आपने चालान कर दिया और लोगों ने नहीं भरा, तो जिम्मेदारी खत्म हो गई। फिर उस चालान का क्या मकसद हुआ? ऐसे नहीं होता ना, वो एग्जीक्यूट तो आपको कराना पड़ेगा। संदीप जी, इससे भाग नहीं सकते ना, इससे भागना नहीं है, इससे भागना नहीं है। इससे एक चीज ये दिख रही है कि वो गंभीरता नहीं है संदीप जी, जो होनी चाहिए। और अगर वो गंभीर हो जाएंगे, अगर आपकी प्रायोरिटी में आ जाएगा, तो फिर तो आप वो कर लेंगे। ऐसा नहीं है, जो चाह जाएगा कानून, फिर उसका पालन भी वो करवा लेंगे, लेकिन वो हो नहीं रहा ना संदीप जी। एक मिनट संदीप जी, बिल्कुल करेंगे। हमारे लोगों की आने वाली जनरेशन की जिंदगी का सवाल है, लोग सांस नहीं ले पा रहे। सबकी जिंदगी का सवाल है भैया, ये हमारी भी जिंदगी का सवाल है। मेरा खुद का देखिए गला कैसा खराब है, नहीं तो मेरी आवाज ऐसी नहीं है। ये प्रदूषण का सवाल है। ऐसा कोई घर नहीं आज जो प्रदूषण की चपेट में नहीं हो, ऐसा कोई बचा नहीं।
और सुमित जी, हॉस्पिटल में चलिए मेरे साथ, इसके आप लिए हाल देखिए जिम्मेदार हॉस्पिटल हर में कोई चले है। क्या हाल हुआ पड़ा है। सब जिम्मेदार है, सिर्फ अकेले आपको सरकार को ब्लेम कर देंगे कि सरकारी जिम्मेदार है, सरकार इस पोल्यूशन को पैदा करी, तो सब बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग जिम्मेदार है, सबकी जिम्मेदारी बनती है, सब लोग इसको मिलकर के सब इसका लोग प्रयास जिम्मेवार करेंगे, हालत तभी हैं, होगा। लेकिन कंट्रोल तो ठीक है, आप चलिए। करेंगे। अगर गौर नहीं होता साहब, तो छोड़ अभी दीजिए ठीक है, एक सत्ता। गौर जी, एक गौर जी, सब अपनी लोग सरकार एक जिम्मेवार गौर हैं। जी, ठीक है, I do पॉइंट टू agree, पॉइंट बात करते हैं। एक मिनट, एक लेकिन गौर जी, एक गौर जी, एक ठोस क्या कदम आप होना लोगों को चाहिए? उठाने एक पड़ेंगे। मिनट सुमित गौर जी प्लीज, सरकार ने तमाम तरह एक की गौर जी। घोषणा संदीप की आजाद जी, है, ठीक है, हो गया भाई। सरकार अब ने ये ब्लेम गेम में उलझ गए आप लोग, कोई मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहा ना, फिर ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है गौर साहब, गौर साहब, अभी क्या होना चाहिए? एक गौर जी, अभी क्या होना चाहिए? एक मिनट, एक गौर जी। आपने बनाया अपने का चलान नहीं देते आप, अगर चलान नहीं देते उसकी प्रॉपर्टी सील करने का कानून है, कर दो। सरकार ऐसा बिल्कुल कोई करती है, objection नहीं सरकार करेगी। ऐसा बिल्कुल करेगी। क्योंकि चलिए ये संदीप वो जी, एक सरकार मिनट, बिल्कुल- संदीप जी, एक मिनट, एक गौर जी, एक गौर जी, एक गौर जी, ठीक है, सुझाव क्या हो सकते हैं? एक मिनट, अरे भाई ठीक है, हो गया। एक गौर जी, एक गौर जी, राजनीति से ऊपर उठ करके क्या क्या होना चाहिए जो इग्नोर हो रहा है, या कोई पॉलिसी आपको दिखती नहीं? एक गौर जी। पानी नहीं है तो इन्हें वहां की प्राणी भी नहीं दिखाई देगी। सरकार गलती से आगे नहीं आगी, इस बात की आप चिंता छोड़ दीजिए। सरकार जनता ने चुनी है, आपने नहीं चुनी है, ठीक है सुमित जी? जनता ने नहीं चुनी, सरकार की उंगली सरकार मत तो उठाइए। आपके हिंदू सरकार मुसलमान, जनता ने उठाई है, आपकी ठीक है? ईवीएम मशीन, आपके सरकार जाट जनता लोग ने जाट के चुनी है। मुद्दे ने अरे चुनी भाई सरकार। सुमित गौर जी, अब देखिए, अब आप ईवीएम पे चले गए, फिर थोड़ी देर पे संविधान पर, फिर वंदे मातरम पे भी चर्चा शुरू हो जाएगी, फिर पॉल्यूशन रख दीजिएगा साइड में। ये मत करिए, ये मत करिए। पॉल्यूशन पे चर्चा करनी है कि नहीं करनी है? कोई सीरियस बात करनी है कि नहीं करनी है? एक गौर जी, क्या इग्नोर हो रहा है? 2 मिनट। एक गौर जी, मैं कोई राजनीति नहीं हूँ। हाँ जी बोलिए गौर साहब। कांग्रेस के सरकार के राज में सुमित को पता है, हमने कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध भी प्रदर्शन किए थे, पोल्यूशन को लेके, और मुद्दे भी थे। अब बीजेपी के तो वो भी कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फैक्ट जो है तो सही है। एक चीज, 2 चीजें मैं जरूर ऐड करूंगा एज ए एक्सपर्ट ऑन दी पोल्यूशन। जो 2 चीजें पिछले 3 साल में ऐड हुई हैं पोल्यूशन में, जो पहले नहीं थी। दिल्ली एनसीआर के पोल्यूशन में 12% कंट्रीब्यूशन वेस्ट को जलाने का है। वो GARP सेकंड लगता है तो वो बंद हो जाता है, एज पर लैब बंद। क्या वो बंद हो गया? क्या कोई नहीं जला रहा? एक ड्रामा सा जरूर हुआ था, वो हीटर पाट दिए, ये कर दिया, वगैरह वगैरह। मैं कह रहा हूं कि जब जलता है, ये कूड़ा जलता है, कूड़े के अंदर, साइंटिफिक स्टडी बोल रहा हूं मैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, 85% पॉलीथीन होता है। वो बहुत खतरनाक चीज है। वो जलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गंदी गैसें जो आपके फेफड़ों को बड़ा डैमेज कर सकती हैं, आंखों को खत्म कर सकती है, वो पैदा, और वो बैन है। पन्नी बैन है, लेकिन लागू नहीं होगी। दूसरी चीज, जब कोई गाड़ी चलती है, ऑटोमोबाइल, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, 1000 किलोमीटर चलने के बाद टायर का वजन जो है वो 250 से 400 ग्राम तक कम हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग सेंस कैसी है। जो कार का टायर बनता है, इसमें रबड़ के साथ में मेटल होती है सर, हैवी मेटल्स, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, अल्मोनियम। और ये जो अभी का डाटा है, 1.5 महीने पुराना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, जो हमारा पोल्यूशन है उसके अंदर कुछ माइक्रो मेटल्स भी हैं, आपने पढ़ा होगा। दूसरी बात, आप सब पढ़े लिखे हैं, 6 महीने पहले भी खबर आई थी, आज भी आ रही है, कि हम जो भी पानी पी रहे हैं, खास करके बॉटल्ड वाटर, उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, सबको पता है। तो एक जो है, पर प्लास्टिक जो है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हम तो गाड़ियों हैं, ये है वो है, ऑड इवन था, इट वाज ए गुड थिंग, आधी गाड़ियां सड़क पे रह जाएंगी तो अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है इसके अंदर, बहुत अच्छी बात है। तो जो प्लास्टिक्स है, सारे वर्ल्ड के अंदर प्लास्टिक्स के ऊपर डिस्कशन चल रही है, डिबेट हो गई है, ये हो गई है। और मैं आप बता दूं, कुछ को तो पता होगा, सबसे पहले प्लास्टिक पे ईमानदारी से बैन लगाने वाला कौन सी कंट्री था? सुमित पता है? आप सोच भी नहीं सकते है सुमित जी, कौन सी कंट्री? बिल्कुल ठीक, आई डू एग्री। हमारा पड़ोसी बांग्लादेश। आप सोच भी 2002 में पहले क्यों लगाया? उनकी जान को संकट हो गया था, हम अपने यहाँ ऐसा ना करें। अब उसका रीजन बताता हूं कि सन 1998 के बाद जो एक हिल्सा फिश होती है, जो बांग्लादेशी खाते हैं, स्टेपल फूड है, उसकी कीमतें बढ़नी शुरू हुई और 2001 तक उसकी कीमतें 80 से 90% बढ़ गई। बांग्लादेशियों को आदत है, वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो ये स्टेपल डाइट है। जब हो गई तो हाहाकार मच गया। उन्होंने एक इंटरनेशनल स्टडी करी, वो स्टडी की रिपोर्ट भी हमारे पास आई थी। उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश इज ए कंट्री जहाँ लॉक ऑफ लेक्स और क्या नाम, नदियां, नहरें वगैरह हैं, उसके अंदर हिस्सा फिश का फार्मिंग करते थे, वो खाते थे।
जब उसमें प्लास्टिक मिलना शुरू हो गया, वो फिश खाती थी और मर जाती थी, तो उसकी प्रोडक्शन हो गई 50-60-40% कम। ये कारण था। उस टाइम बांग्लादेश की सरकार ने 2002 में बैन कर दिया, और बैन कर दिया, आज भी बैन है, और वहां बैन बिल्कुल ईमानदारी से है, जनता भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, सरकार भी इन्वॉल्व है। और जो कोई बंगला बाहर का जाता है उसका पहले एयरपोर्ट पे चेक हो जाता है कि इसके पास कोई प्लास्टिक की चीज तो नहीं है, क्योंकि उनके जान पे आ गई। तो हम नहीं समझते कि यही जरूरी है हमारे देश के ऊपर भी रोटी खाने को दिक्कत पड़ जाए फिर हम समझ में आए सरकारों को या किसी को। सॉरी, एक कानून बनाया, संसद ने बनाया, मोदी साहब ने 2017 में 15 अगस्त को लाल किले से अनाउंसमेंट करी, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर दो। वैसे तो मोदी भगत बड़ी 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 बात कर देंगे, उनके नाम पे सब कुछ है। अरे उनकी एक ये भी इंस्ट्रक्शन है कि बैन हो जाए, अगर बैन हो जाए ये सिंगल यूज प्लास्टिक, जो आग लगेगी उसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम हो जाएगा, और पोल्यूशन में 8 से 9% तक का फर्क पड़ जाएगा। ये मेरी साइंटिफिक स्टडी है। जो कानून बने हुए हैं, जो गजट नोटिफिकेशन इशू हो गया है, जो सब कुछ हो गया चलिए है एक और ना, जी, अब कांग्रेस की आपने जो सरकार में सुझाव बैन हो दिया है पाया, उस पर ना किस तरह से बीजेपी की विचार सरकार होता में, है ना ये आपकी देखना होगा। सरकार ठीक है सुमित गौड़ जी। ये कर दो तो ठीक है, 8% नहीं तो नहीं इसी से बिल्कुल कम होना हो चाहिए। जाएगा। मुझे लगता है ये इसी चर्चाओं से तो ये बातें निकलेंगी ना, क्योंकि अभी तो ये सदन के पटल पर इनको रखना होगा। सुमित गौड़ जी। बट गौड़ साहब, एक बात आप जरूर मानेंगे कि पहले अगर बात करें आज से 10 साल पहले की, तो ये जो पॉलिसी के इतने हालत बिगड़े हुए हैं AQI के, जमीन आसमान का फर्क है, जस्ट डबल का फर्क है। तो गौड़ साहब, एक बात हमें साफ मान लेनी चाहिए, हमारे बीजेपी के साथी प्रत्येक को भी मान लेनी चाहिए। आजकल तो सारे रिकॉर्ड मिल जाते हैं, गूगल जिंदाबाद। आप जस्ट एक गूगल पे सर्च कर लीजिए कि आपका 2014 में 12 में AQI क्या था और आज क्या है। तो हमें एक सच्चाई माननी चाहिए कि कहीं ना कहीं इस बीजेपी सरकार का हर आई एग्री। डिपार्टमेंट की तरफ 2013-14 पॉलिसी में में फेल्यूर है। देश की पॉपुलेशन क्या थी? देश की नहीं, नहीं, पॉपुलेशन क्या थी 2010-14 में, सुमित, और देश की जो व्हीकल्स की संख्या क्या थी वो आप क्या बात कर रहे हैं? क्या सुमित जी, आप कौन से व्हीकल की समस्या तो इसका निदान आप करेंगे ना। बात कर रहे हैं? आप क्या बात आप कर रहे क्या हैं? बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? आप खाली जुमलेबाजी करेंगे। देश में पॉपुलेशन क्या थी? मैं तो सही बात कर रहा हूँ। आप क्या बात कर रहे हैं? कुछ करके दिखाइए। नो जुमले, नो बातें, कुछ करके दिखाइए मिस्टर। आए मुझे पता नहीं क्या गाड़ियां बढ़ रही है, ये बढ़ रही है। तो ये जो इतने करोड़ों के लाइसेंस बेचे हुए आपने, इतने बिल्डर घुसा दिए यहाँ पे दिल्ली NCR में, इनको रोकिए। तो फॉलो करनी इमीडिएटली। क्या बात कर रहे हैं? 1 घंटे में रुक जाएगा। ये बिल्डरों का खेल बंद कर दीजिए। यहाँ पे आप OD1 लागू कर दीजिए, और सबसे पहले इमीडिएटली नए लाइसेंस बंद कर दीजिए कंस्ट्रक्शन के। क्या बात करते हैं आप? अगर ड्रास्टिक चेंज आए तो हम बताते हैं आपको। लेकिन आपकी सरकार इन बिल्डरों से भी पैसे लूटने लगी हुई है। मेन इसमें कल्प्रिट अगर कोई है तो बिल्डर है, जिन्होंने गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद और ग्रेटर फरीदाबाद में अभी भी आपको पता है एक बात, जब आपका ग्रे 4 भी लगा होता है तब भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है सेटिंग करके। ये आपके भ्रष्ट अधिकारियों के हालात है, ये आपकी बीजेपी सरकार के अधिकारियों के हालात है। एक दिन भी कंस्ट्रक्शन नहीं रुकी, एक दिन भी आपने किया नहीं रुकी, मैं मानता हूं, मैंने कंप्लेंट भी की है सर। अच्छा है कि बात ऐसा है, सुमित मेरी बात सुनो सर। तो संदीप जी ने बात करी, वो भी ठीक है कुछ हद तक। एक बात है कि हमारा आज से 20 साल पहले जब हम कंस्ट्रक्शन करते थे हाउसिंग, FAR 35 था, फ्लोर एरिया रेशो जो होता है, अभी एक के ऊपर आप 1.35 बना सकते हो, इतना 65% खुला छोड़ना पड़ेगा वगैरह वगैरह वगैरह। फिर वो बढ़ गया 55 हो गया, आज के दिन हमारा 65 है। आपको ही पता है, मुझे ही पता है इस बात का। अब बात यह है कि जो मैं बेसिक बात करी थी उसके ऊपर है, जब 25 फुट से ऊपर की सड़क बनेगी चौड़ाई की, उसके दोनों तरफ 5 फुट से लेके 15 फुट तक की ग्रीन बेल्ट होगी। वो हो जाए सारे नेशनल हाईवे पे, सारे गुड़गांव में, फरीदाबाद में। जो कानून है, कानून मैंने तो बनाया नहीं यार, सरकारों ने बनाया, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो वो ग्रीन बेल्ट को मेंटेन क्यों नहीं? अब एक तो कंस्ट्रक्शन हो रही है ग्रेप में सर, और दूसरा क्या होता है कि जो ग्रीन बेल्ट है उसके ऊपर ही रोड़ी बजरी बेस लगा कर रख देते हैं, उठा करके उसको खत्म कर देते हैं। तो मैं तो बात शुरू से ही मैंने ये कह रहा हूं, अब भी ये कह रहा हूं, कानून पर्याप्त हैं इसको कंट्रोल करने के लिए।
सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। ठीक है, इच्छा इच्छा शक्ति नहीं शक्ति और है, एग्जीक्यूशन तो आप कह रहे हैं कि ये सरकार हो जाए सिर्फ तो अगले ऑलरेडी इलेक्शन हमारे की पास वो सोचती सारा है, मैकेनिज्म अगली है जिससे हम जनरेशन इसको की नहीं कंट्रोल कर सोचती। सकते हैं। राकेश सिंह सर, परमार ये जी, वो राकेश सिंह सरकार परमार जी, जो आपका सरकार क्या की इस पे सोचती है, टेक है? सरकार क्या देश के करना बारे में चाहिए जो सोचती चीज है, आपको जनता लगता के है कि बारे में इग्नोर हो सोचती रही है। है और ये इस वजह से सरकार हम बोल आज रही इस है कि सिचुएशन में देश फंसे हुए हैं? सिर्फ ठीक है इलेक्शन के बारे में राकेश जी। सोचती है कि सर मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ, हमारी सरकार देश के बारे में सोचती है, देश की ठीक है जनता के संदीप बारे जी, में एक मिनट, सोचती अभी है। राकेश जी की बिल्कुल बात भी को नहीं कि सुन हम लेते हैं। इलेक्शन एक के लिए मिनट, काम करते राकेश हैं जी और इस मुद्दे पे ठीक है राकेश जी, गंभीरता से समाधान राकेश जी, निकलेगा। राकेश जी, संदीप जी, ठीक है इसीलिए कुछ सोल्यूशन की ओर बढ़ेंगे ना। ठीक है, सरकार काम कर रही है, आप बहुत बेहतर कर रहे हैं, आपने सब बेहतर किया, तो फिर हम आज ये चर्चा करने नहीं बैठते ना। सुनना पड़ेगा। एक मिनट राकेश जी, अभी राकेश जी, गौड़ साहब एक गौड़ साहब, एक मिनट, राकेश गौड़ जी, सुमित गौड़ जी, संदीप आजाद जी, प्लीज तीनों लोग एक मिनट। राकेश सिंह परमार जी, क्या होना चाहिए आपका टेक क्या? एक मिनट राकेश जी, बेरोजगारी के लिए नहीं राकेश जी, सोचती, आपकी सरकार क्राइम राकेश के जी, लिए हाँ नहीं ठीक है सोचती। भाई, सरकार ने आपकी कुछ नहीं सरकार किया, गरीबों सरकार को की दबाएगा, नाकामी की वजह से ही हम लोग 800 900 ये जो एक्यूआई है उसमें बैठे हुए हैं। ठीक है भाई सर, इससे आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपने ब्लेम लगा दिया, उसको तहे दिल से सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ेंगे ना, इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है? एक मिनट राकेश सिंह जी, राकेश जी, इसमें स्टक होने से काम नहीं चलेगा ना, इसमें फंस गए हैं, इसमें फंस गए। ये खामी है, इन्होंने ऐसा कर दिया, इनकी नाकामी है, इस वजह से हो गया। अब इसके आगे क्या? अब इसके आगे के लिए सुनना पड़ेगा ना। एक मिनट राकेश जी, अभी राकेश जी। अच्छा, आप बैठे थे, मैं तो समझा कि आप चले गए, नाश्ता पानी में ये लोग अपने आप बात कर रहे हैं, मैं स्क्रीन दिख नहीं रहा था, मैं क्षमा चाहूंगा। राकेश जी, चलिए जी देखिए क्या राकेश जी है बोलिए। कि जो छोटे गौर साहब हैं, अब तक 4-5 बार उन्होंने बिल्डरों का नाम ले लिया है। मेरा यही प्रश्न था कि जब कोई पोल्यूशन के मुद्दे पर या किसी भी मुद्दे पर बात किया जाएगा तो लोग अपना फायदा देखने लगते हैं। भाई साहब को पोल्यूशन के बहाने बिल्डरों से जरूर कोई ना कोई अदावत है। इनको शायद पता ना होगा कि फरीदाबाद में जो अभी बिल्डर सबसे बड़ा है वो प्रियंका गांधी के पतिदेव का ही है, बीपीटीपी। तो एक बार जरा बिल्डर करने से पहले पीछे कांग्रेस का झंडा लगाए हैं, ध्यान ले लीजिएगा। अब देखिए 7 मैं साल क्या पहले प्रोजेक्ट बीपीटीपी के डिलीवर हो गया, मोस्टली 7 इयर्स पहले सर। हाँ, तो 7 ईयर पहले पोल्यूशन नहीं था ना जब बीपीटीपी बना रही थी, तो इतना अब वो नहीं था बना सर, तो पोल्यूशन हो गया। इतना नहीं था मतलब सर, मैं हमारा आपको कह रहा हूँ। कि अब क्योंकि और सोनिया बीपीटीपी गांधी उनका के नहीं है। 50% आप खत्म हो जिनके गया। कह रहे हैं, अगर आपकी बात को दूसरा सच भी बिल्डर- माना जाए देखिए, तो बीच में ना बीपीटीपी बोलिए। 8 इयर्स पहले डिलीवर हो चुका है। गौर साहब मैं आगे बोलूं तो बोलिए मतलब सर। बीपीटीपी जो कि आपने रावण बना लिया, बना आपने है, पोल्यूशन फैला दिया, आपने डिलीवर कर दिया, बाकी लोग ना बनाए, बाकी कुछ ना करे, प्रोजेक्ट छोड़ दे। तो उससे पोल्यूशन नहीं था। अब दूसरी से बड़ी दिक्कत है कि उससे रावण pollution बना नहीं के फैला। बनाने से पोल्यूशन समय की मांग को देख के चलना चाहिए। पोल्यूशन है। अच्छा, वो समय की मांग थी, अब जरा समय मेरे की मांग बोलने में दीजिए। ठीक है सीधे संदीप बात जी, करें आप लोग अरे भाई बैठ करके। ऐसे नहीं 1 to 1 अकेले आपकी एक करके बीजेपी भाई सरकार के बात, अब नेताओं उनकी के बात तो 11 सुन प्रोजेक्ट लीजिए चल ना। रहे हैं, सुनते नहीं ना, फरीदाबाद यही तो यहाँ में सबसे बड़ी बीपीटीपी समस्या है हो कि गए, कोई 11 अच्छा अगर कोई प्रोजेक्ट सुझाव आ रहा है सरकार तो के उसको मंत्री सुनना होंगे नहीं। और विधायकों और जब आप सुनेंगे नहीं तो समाधान तक कभी नहीं पहुंचेंगे। केवल ब्लेम गेम करते रहिए, आपके नेता चाहे जो बोले, लेकिन ब्लेम गेम करके ही राजनीति करनी है। और राजनीति करेंगे तो फिर आप कभी जीवन भर इसको नहीं सुधार पाएंगे, कभी नहीं सुधरने वाला। क्योंकि राजनीति आपको पॉलिटिकल जो माइलेज है वो गेन करने हैं, वो पॉलिटिकल कुछ ब्राउनी पॉइंट्स है उसको गेन कर लीजिए और अपने अपने घरों में चले जाइए और उसके बाद कहते रहिए कि पोल्यूशन बढ़ गया। समाधान की ओर पे किसी को चर्चा नहीं करनी। राकेश जी बात रखिए। अरे मैं बोलूं जी राकेश जी, बोले ना। देखिए, जो एक गौर साहब ने कहा है कि वो डिवाइडरों पे और एनएच पे जो पेड़ लगाने की कानून, देखिए कानून नहीं है, वो मजबूरी है और जरूरी है। उसके 2 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है सर कि जो डिवाइडर ग्रीन बेल्ट का है सर, सड़क के ग्रीन बेल्ट। अरे मैं वो बता रहा हूँ ना, उसका रीजन बता रहा हूँ। रीजन लोग जाने ना दर्शक, क्योंकि आप विद्वान है, बाकी सारे दर्शक विद्वान नहीं है ना। वो जो बीच में 4-5 फुट की हरियाली होती है, उसके 2 फायदे होते हैं। पहला तो जब दूसरे तरफ से गाड़ी आएगी तो उसका रिफ्लेक्टर सामने वाले से नहीं जाएगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। और दिन में जब गर्मी बहुत चरम पर होती है और टायरों से जो सड़क की गर्मी उत्पन्न होती है, वो हरियाली उसको ऑब्जर्व कर लेती है, तो वो पोल्यूशन में कन्वर्ट नहीं होता है। वो कानून नहीं है, वो मजबूरी है और कानूनन जरूरी है, पोल्यूशन के लिए भी और एक्सीडेंट के लिए भी। लेकिन चूंकि क्या है कि आप बता रहे ना कि कंक्रीट बेच रहा है, ढाबा बेच रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हरियाणा का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर एनएच पर से इन ढाबे वालों को हटा दे तो सबसे पहले कांग्रेस वाला जाएगा, गरीब ढाबे वाले को हटा दिया, मैं इसके साथ हूं, और ले जा करके आग लगा देंगे। अभी अभी एक एनोथॉल के कंपनी में कांग्रेस के नेतृत्व में आग लगा दिया, 10-12 गाड़ियां फूंक दिया गया। तो इस देश में कोई भी भला काम करने में अगर सबसे पहले नुकसान वो रिक्शा वाले करते हैं, लेकिन अगर एक रिक्शा वाले को बोल दिया जाए
तो जो स्टैंप विपक्ष का होगा वो आएगा और आकर के कहेगा कि गरीब रिक्शा वाला का नुकसान किया जा रहा है। जब तक आप राजनीतिक मंशे से लेकर के किसी भी मुद्दे को उठाएंगे, चाहे पॉल्यूशन हो, नसबंदी हो, कोई भी जनहित का मामला अगर वोट हित में तब्दील होने लगेगा तो वो वोट ही को ध्यान में रख करके बनेगा, जनहित में नहीं बनेगा। सरकार क्या कर सकती है? सरकार, आप बताइए, इस देश में बाहर का आदमी बाहर जाए, इस बात का विरोध इस देश का भला कौन भगवान करेगा भैया? ये बांग्लादेशी है, मैं इसको रहने दूंगा, इस बात के लिए रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी विरोध कर रहा है। तो पोल्यूशन तो बड़ी छोटी चीज है, पोल्यूशन से तो आदमी मर रहे हैं, यहाँ तो कत्लेआम मचा रहे हैं। और उसको कांग्रेस का वकील रात में 2 बजे सुप्रीम कोर्ट का जज को जगा देता है, भाई तू सो मत, हमारे चाचा जी का बेटा को फांसी होने वाली है। तो इस तरह से जब किसी भी इश्यू को राजनीतिक लेकर के वोट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, अपना फायदा देखा जाएगा, तो इस वोट देश बैंक का की पॉलिटिक्स से कल्याण जब ऊपर उठेंगे तभी इस समस्या का समाधान होगा। बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। तो हालांकि ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए क्योंकि इस समय प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है, लेकिन इसका ईमानदारी से समाधान कैसे निकलता है ये देखना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आज